हेलो नमस्ते, आई एम दीपाली गोयल। स्वागत करती हूँ आप सभी का साइंस मैजिक पर। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कमांडो और एसएससी जीडी के पेपर की तैयारी के लिए। स्पेशली इनके लिए हम बहुत सारे क्वेश्चंस देख रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो कि मैंने आपको बताया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हैं और मोस्ट प्रोबेबली आने वाले क्वेश्चंस भी हैं, यानी कि वो क्वेश्चंस जो कि हमें लगता है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, जो लास्ट वीडियो हमने देखी, पार्ट 1 देखा था, उसके ऊपर आप लोगों का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स था। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो उसी पार्ट को आगे बढ़ाते हुए हम कोशिश करेंगे कि इस वीडियो में भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि कुछ नई बातें भी बतानी है और कुछ पुरानी बातों से आपको वापस से रूबरू करवाना है, यानी कि वापस से आपको याद दिलवानी है। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, कैल्सिटोनिन हार्मोन का स्त्राव निम्नलिखित में से किस ग्रंथि में से होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड सिक्रीट्स द हार्मोन कैल्सिटोनिन? तो कैल्सिटोनिन हार्मोन आप लोगों को याद होगा स्टूडेंट्स, जब मैं ग्रंथियाँ करवा रही थी तो मैंने आपको बताया था कि थायराइड ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, थायराइड ग्रंथि से निकलता है कैल्सिटोनिन हार्मोन। थायराइड ग्रंथि से दो हार्मोन निकलते थे, एक था थायरोक्सिन और दूसरा था कैल्सिटोनिन। ठीक है, अब समझ लेते हैं कैल्सिटोनिन का कार्य क्या है। तो स्टूडेंट्स, कैल्सिटोनिन क्या करता है? कैल्सिटोनिन अगर ब्लड में, देखिए थायरोक्सिन एक हार्मोन था, थायरोक्सिन, है ना, दूसरा हार्मोन है कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन क्या करता है? बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। क्या करता है? बॉडी में कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करता है। और जस्ट कैल्सिटोनिन के अपोजिट काम करता है कौन? पैराथायरोक्सिन। ठीक है, और अब आप लोग मुझे कमेंट में बताएंगे कि कैसे कैल्सिटोनिन और पैराथायरोक्सिन एक दूसरे के अपोजिट काम करते हैं। ठीक है, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे कमेंट्स के अंदर कि कैसे कैल्सिटोनिन और पैराथायरोक्सिन अपोजिट काम करते हैं, या फिर आप मुझे बताएंगे कि कैल्सिटोनिन क्या करता है। अगर ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो उसे बोन्स को देता है, या बोन्स में कैल्शियम ज़्यादा हो जाए तो उसे ब्लड को देता है। तो ये बात आप लोग मुझे समझाएंगे कैसे, कि कैल्सिटोनिन कैसे कार्य करता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज़ आपको क्या याद रखनी है, आप सभी जानते हैं कि थायराइड ग्रंथि में से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है, और थायरोक्सिन हार्मोन के लिए बॉडी में आयोडीन होना बहुत ज़रूरी है। और अगर बॉडी में आयोडीन की कमी हो जाए तो कौन सा रोग हो जाता है? ग्वाइटर, जिसे घेंगा रोग भी कहते हैं, जिसे घेंगा रोग भी कहते हैं। सही बात है, बिल्कुल। चलिए आगे, और क्या आपको याद रखना है? अगर बॉडी में थायरोक्सिन ज़्यादा स्त्रावन हो जाए तो हो जाती है क्या? हाइपर थायरॉयडिज्म। ठीक है, उस बीमारी को कहते हैं हाइपर थायरॉयडिज्म। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि कौन सी है? विच इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड ऑफ द ह्यूमन बॉडी? तो आप लोगों को याद रखना है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतस्रावित ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि। ठीक है, थायराइड ग्रंथि जो कि हमारी, अभी भी मैंने पढ़ाया जिसके बारे में, जो कि ह्यूमन बॉडी में कुछ इस तरीके से मुंह होता है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर होती है थायराइड ग्रंथि, यहाँ पर तितली के आकार की ग्रंथि होती है जिसे बोलते हैं थायराइड ग्रंथि। ठीक है, लैरिंक्स और फूड पाइप के लैरिंक्स और ट्रैकिया यानी श्वास नली के बीच में होती है थायराइड ग्रंथि। क्लियर है? चलिए, उसके बाद एक और चीज़ क्या याद रखनी है, सबसे छोटी ग्रंथि पूछ ली जाए, अगर अंतस्रावी की बात कर रहे हैं हम, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो सबसे छोटी अगर पूछ ली जाए तो पीयूष ग्रंथि आप टिक करेंगे। ठीक है, अगर पीयूष ऑप्शन में ना हो तो आप पीनियल ग्रंथि टिक करेंगे। पीनियल ग्रंथि कौन सी ग्रंथि है? पीनियल ग्रंथि, जिसे तीसरी आंख भी कहा जाता है, थर्ड आई कहा जाता है। ठीक है, ह्यूमन का तीसरा नेत्र कहा जाता है पीनियल ग्रंथि को। ठीक है, उसके बाद आपको क्या याद रखना है, अगर पूछ लिया जाए कि इंसान में पाई जाने वाली लार्जेस्ट ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ठीक है, यहाँ पर आप अंतस्रावी ना बोलें तो आप बोलोगे यकृत। लीवर जो है इंसान की बॉडी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन जैसे ही शब्द अंतस्रावी जुड़ जाता है तो आंसर आ जाता है थायराइड। थायराइड को हिंदी में कई बार अवटु ग्रंथि भी कह देते हैं। ठीक है, लेकिन ये पेपर में जनरली नहीं लिखा आता। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 क्या है, देखिए, इंसुलिन के अधिक स्त्रावन से निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय एक्सेस सिक्रीशन ऑफ इंसुलिन? जब इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट हो जाता है तब इंसान को क्या बीमारी हो जाती है? तो आपको याद रखना है, इंसुलिन ज़्यादा सिक्रीट होने से होती है हाइपोग्लाइसीमिया। क्या हो जाती है? हाइपोग्लाइसीमिया।
क्लियर है। अब ये कब होता है, तो देखिए इंसुलिन ज़्यादा, देखो सिंपल तरीके से समझना शुरू करो। जब जब हमारी ह्यूमन बॉडी में शुगर का लेवल ज़्यादा होता है, जब जब शुगर ज़्यादा होती है तब तब पेशेंट को इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं, है ना। क्यों? क्योंकि इंसुलिन का काम है शुगर को कम करना। ठीक है, अगर ब्लड में शुगर ज़्यादा हो जाएगी तो इंसुलिन कम कर देता है शुगर को, लेकिन अगर इंसुलिन ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड में शुगर बहुत कम हो जाएगी, और शुगर लेवल का बहुत कम होना कहलाता है हाइपो। हाइपो मतलब कम, किसका? ग्लाइसीमिया यानी चीनी का। ग्लाई मतलब यहाँ पे ग्लाइकोजन, शुगर से मतलब है यहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, इंसुलिन ज़्यादा होने से चीनी का लेवल बहुत कम हो जाएगा, जिसे कहेंगे हाइपोग्लाइसीमिया। क्लियर है आपको? इसको एक और तरीके से याद रख सकते हो आप लोग जानते हैं कि ह्यूमन बॉडी में एक और हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं, देखिए एक तो पेनक्रियास ग्रंथि से निकलने वाले तीनों हार्मोन का नाम बताएं मुझे। पेनक्रियास ग्रंथि से 3 हार्मोन निकलते हैं, कौन कौन? पहला है हमारा ग्लूकागन, दूसरा है हमारा इंसुलिन, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है हमारा सोमैटोस्टैटिन। कौन सा? सोमैटोस्टैटिन। ये 3 हार्मोन हमारी पेनक्रियास से निकलते हैं। ये निकलता है अल्फा सेल से, ये निकलता है बीटा सेल से, ये निकलता है गामा सेल से। याद है ये सारी बात हमने पहले डिस्कस की हुई है। तो ग्लूकागन क्या करता है स्टूडेंट्स? ग्लूकागन ब्लड के अंदर चीनी के कम हो जाने पर उसे बढ़ाता है, चीनी को बढ़ाता है ये, ठीक है। इंसुलिन क्या करता है? चीनी को कम करता है, और सोमैटोस्टैटिन इन दोनों को देखता है, ग्लूकागन और इंसुलिन को, ठीक है। तो अब आपको क्या याद रखना है? आपको याद रखना है जब जब बोला जाए कि ब्लड में शुगर को कम कैसे किया जाए, तो इंसुलिन से कम किया जाए। ब्लड में शुगर को बढ़ाया कैसे जाए? ग्लूकागन से जाए। क्लियर है? चलिए, उसके बाद आपको क्या याद रखना है कि पहली बार इंसुलिन हार्मोन कहाँ खोजा गया था? तो 2 साइंटिस्ट जिनका नाम था बेंटिंग एंड बेस्ट, इन्होंने कुछ खोजा था कुत्ते के अग्नाशय में, ठीक है। कुत्ते के अग्नाशय में पहली बार इंसुलिन खोजा गया था। अच्छा, उसके बाद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ह्यूमन में, मानव शरीर में पेनक्रियास की कौन सी कोशिकाओं से ये तीनों हार्मोन निकलते हैं, तो पेनक्रियास की कोशिका होती है स्टूडेंट्स इफ्लेट ऑफ लैंगरहंस, ठीक है। हिंदी में भी बताती हूँ मैं, क्या होती हैं? आइलेट ऑफ लैंगरहन, ठीक है। अब आप सोचेंगे अभी तो मैम ने अल्फा बीटा गामा बोली थी, अब आइलेट ऑफ लैंगरहन बोल रहे हैं। तो पेनक्रियास में स्टूडेंट होते हैं आइलेट ऑफ लैंगरहन, जो कि 3 प्रकार की होती है, अल्फा, बीटा और गामा। अल्फा से निकलता है ग्लूकागन, बीटा से इंसुलिन और गामा से सोमैटोस्टैटिन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास, दूध से मक्खन निकालने का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको आंसर दिया था, दूध से मक्खन निकालना मतलब कि मक्खन चारों तरफ जाके, मतलब बाहर की तरफ गिरेगा, और बाहर की तरफ कौन सा बल लगता है? बाहर की तरफ लगता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि अपकेंद्री बल लगता है। क्लियर है? तो यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा? अपकेंद्री यानी सेंट्रीफ्यूगल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 35। क्या है देखिए, जन मानवता नामक रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? द डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन cause द डिसीज कॉल्ड क्रेटिनिज्म। क्रेटिनिज्म बीमारी किस वजह से होता है स्टूडेंट्स? तो जब बॉडी में थायरोक्सिन नाम का हार्मोन कम हो जाए तब होता है क्रेटिनिज्म यानी जनमानवता। क्रेटिनिज्म कौन सा रोग है स्टूडेंट्स? ये बच्चों में होने वाली बीमारी है। इसमें जो बच्चा होता है वो दिमागी तौर से क्या हो जाता है? दिमागी तौर से कमज़ोर हो जाता है, यानी कि उसकी जो हम बोल सकते हैं मानसिक विकास जो होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। मेंटल डेवलपमेंट कम हो जाती है, मानसिक विकास, शारीरिक विकास बच्चे का कम होता है क्रेटिनिज्म में, ठीक है। और ये क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है स्टूडेंट्स? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। पीएच स्केल किसने खोजा? पीएच पैमाना किसने दिया? तो आप जानते हैं SP
सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार पीएच पैमाना दिया था। कहाँ से कहाँ तक होता है ये? तो 0 से 14 तक होता है, जिसमें 0 से 7 तक अम्ल होता है ना, एसिड होता है, और 7 से 14 तक बेस होता है यानी क्षार होता है। ठीक है, और अगर आपसे पूछ लिया जाए जैसे जैसे हम 0 से 7 की तरफ जाते हैं अम्लीयता घटती है, और जैसे जैसे हम 7 से 14 की तरफ जाते हैं अम्लीयता बढ़ती है। यानी अगर मैं बोलूँ 0 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा या 6 वाला ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो आप बोलोगे 0 वाला जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। और अगर मैं बोलूँ 8 वाला स्ट्रॉन्ग बेस होगा या 14 वाला स्ट्रॉन्ग बेस होगा, तो आप बोलोगे 14 वाला स्ट्रॉन्ग बेस होगा। ठीक है, क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस रोग को थायराइड की आत्महत्या कहते हैं? विच डिसीज इज कॉल्ड सुसाइड ऑफ थायराइड? तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ठीक है, इससे पहले मैंने भी नहीं सुना हुआ था ये क्वेश्चन, लेकिन ये एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, और आपको कैसे याद रखना है? देखो, थायराइड की सुसाइड किसे कहते हैं? थायराइड की सुसाइड होती है ग्वाइटर। ठीक है, ग्वाइटर, घेंगा रोग जो होता है उसे बोलते हैं थायराइड की सुसाइड। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और आयोडीन की कमी से होता है घेंगा रोग, ये सब आप जानते हैं। ठीक है, जो मानव की गर्दन है कुछ इस तरह से गर्दन है। ठीक है, यहाँ पर हमारी थायराइड ग्रंथि होती है, और हो क्या जाता है, गर्दन कुछ इस तरीके से फूल जाती है इस इंसान की, जिससे ये ग्वाइटर रोग हो जाता है। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा, इसको घेंगा मत याद करिएगा, पेपर वाले ग्वाइटर को हिंदी में भी ग्वाइटर ही लिखते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टोन लेप्रोसी का प्रमुख कारण क्या है? स्टोन लेप्रोसी, द मेन कॉज ऑफ स्टोन लेप्रोसी इज, स्टोन लेप्रोसी मतलब पत्थर का पीला पड़ना या पत्थर का खराब हो जाना। तो अम्लीय वर्षा या अम्ल वर्षा जो होती है उसकी वजह से ही पत्थर खराब होता है। एसिड रेन की वजह से क्या होता है? पत्थर खराब होता है। ठीक है, और एसिड रेन क्यों होती है? नाइट्रस डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से। ये कहाँ से निकलता है? तो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से निकलता है। कहाँ पे देखा गया था? तो ये आगरा में देखा गया था बहुत ज़्यादा, क्योंकि आगरा में बहुत इंडस्ट्रीज है, फतेहपुर सिकरी की साइड। ठीक है, और आगरा में कहाँ देखा गया? तो ताजमहल पे देखा गया। अब तो ताजमहल की सफाई करके पत्थर को घिस के वापस सफेद कर दिया गया है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। कौन सा हार्मोन जनन क्रियाओं को नियंत्रित करता है? विच हार्मोन कंट्रोल रिप्रोडक्टिव फंक्शन? तो रिप्रोडक्टिव फंक्शन कंट्रोल करने वाले स्टूडेंट्स का ही हार्मोन है। एक आप याद रखोगे LH, यानी कि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मेल्स में यानी पुरुषों में क्या देखते हैं? जनन क्रियाओं को देखते हैं। इसके अलावा है FSH, यानी कि फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एक बार के लिए याद रख लो, इसके लिए मैं स्पेशल क्लास बहुत जल्दी लेके आने वाली हूँ, जिसमें हम आपको रिप्रोडक्टिव सिस्टम करवाएंगे ह्यूमंस का, और उससे रिलेटेड हार्मोन्स करवाएंगे। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। DPT नामक वैक्सीन में टी का क्या अभिप्राय है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टी इन वैक्सीन DPT? तो DPT टीके के बारे में मैंने आपको बहुत बार बताया है। डी का मतलब है डिप्थेरिया, पी का मतलब है परट्यूसिस यानी कि काली खांसी, टी का मतलब है टेटनस। तो टी का अभिप्राय क्या है? टेटनस। इन तीनों बीमारी के लिए एक ही कॉमन इंजेक्शन लगता है, जो कि है DPT का टीका, डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टेटनस। परट्यूसिस क्या है स्टूडेंट्स? तो इसी को वूपिंग कफ या काली खांसी कहा जाता है। ठीक है, बहुत बुरी तरह से खांसी हो जाती है। यह कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो ये फेफड़ों को प्रभावित करता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास क्या है? श्वसन एक किस प्रकार की अभिक्रिया है? रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ रिएक्शन। तो रेस्पिरेशन स्टूडेंट्स एक्सोथर्मिक है। एक्सोथर्मिक यानी ऊष्मा श्रेपी प्रक्रिया है। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स देखो, रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन में जो हमारी बॉडी में ग्लूकोज होता है उसमें ऑक्सीजन जुड़कर क्या देता है? एनर्जी देता है। और जब किसी रिएक्शन में एनर्जी निकले तो वो है एक्सोथर्मिक। एक्सो मतलब एग्जिट मतलब निकलना, क्या? थर्मिक यानी टेम्परेचर यानी गर्मी निकलना। क्लियर है? अगर किसी रिएक्शन के दौरान एनर्जी ली जाए तो उसे बोलते हैं एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक यानी ऊष्मा शोषी रिएक्शन। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेंसिल का सिक्का किससे बना होता है? पेंसिल लेड इज मेड अप ऑफ। तो पेंसिल स्टूडेंट्स, जो ये पेंसिल होती है हमारी, इसके अंदर जो सिक्का होता है, ये सिक्का बनता है ग्रेफाइट से। किससे बनता है? ग्रेफाइट से। ग्रेफाइट क्या है? एक कार्बन का अपरूप है, यानी कि एलोट्रोप ऑफ
कार्बन, एलोट्रोप ऑफ कार्बन। ठीक है, ग्रेफाइट की खासियत क्या है कि ग्रेफाइट जो है वैसे तो सारे के सारे नॉन मेटल यानी कि सारे के सारे जो अधातु होते हैं वो बिजली के बुरे संवाहक होते हैं, लेकिन ग्रेफाइट क्या है, कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, यानी सुचालक है। ठीक है, अगर ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर की बात करूं तो ग्रेफाइट के अंदर खासियत है स्टूडेंट्स कि ग्रेफाइट कुछ इस तरीके से 2 लेयर में लगता है। ठीक है, 2 लेयर में, जैसे एक लेयर ये है, फिर ग्रेफाइट में कार्बन की एक और लेयर आएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, और खास बात क्या है जो आपको बतानी है मैंने, वो ये है कि ये जो 2 लेयर है इन दोनों के बीच में यहाँ पर जो बॉन्ड होता है, इनके बीच में यहाँ पर जो बॉन्ड होता है वो कौन सा बॉन्ड है, तो आपको याद रखना है, इसे बोलते हैं वंडरवॉल बल। ठीक है, वंडरवॉल फोर्स बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, वंडर वॉल फोर्स। ठीक है, और इसी के कारण ग्रेफाइट जो होता है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, और क्योंकि यहीं पर फ्री इलेक्ट्रॉन यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्रीली घूम रहे होते हैं, इस वजह से ये बिजली का अच्छा संवाहक होता है। ठीक है, कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं स्टूडेंट्स, कौन कौन से, तो एक होता है हमारा हीरा यानी डायमंड, दूसरा हमने किया सीसा यानी ग्रेफाइट बोल देते हैं इसे, और तीसरा है फुलरीन। तीसरा क्या है, फुलरीन। हीरा जो है दुनिया का सबसे हार्डेस्ट यानी सबसे ज़्यादा कठोर पदार्थ है। ठीक है, हीरे के चाकू भी बनते हैं। ठीक है, सीसा जो है उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। फुलरीन के बारे में याद रखना है कि 60 कार्बन वाला जो फुलरीन होता है इसे बोलते हैं बक मिनिस्टर फुलरीन। क्या बोलते हैं, बक मिनिस्टर फुलरीन, और ये फुटबॉल जैसा होता है, दिखने में फुटबॉल जैसा होता है। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सूक्ष्म जीव में सजीव एवं निर्जीव दोनों के गुण होते हैं, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग। तो हमारे जो वायरस हैं यानी हमारे जो विषाणु हैं उनकी एक खासियत होती है कि जब तक वो बाहर हैं तब तक वो नॉन लिविंग है, लेकिन जैसे ही वो किसी इंसान में, किसी जानवर में या किसी ऑर्गेनिज्म में चले गए तो वो लिविंग हो जाते हैं। तो वो दोनों चीजें दिखाते हैं, तो इस विषाणु क्या है, दोनों करेक्टर दिखाते हैं। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जो सेल थ्योरी है यानी जो कोशिका सिद्धांत है उसे कौन नहीं मानता, तो सेल थ्योरी को कौन नहीं मानता, वायरस नहीं मानता, क्योंकि सेल थ्योरी कहता है कि हर एक जीव किससे बना होता है, कोशिका से, लेकिन वायरस किसी टाइम पे जीव है किसी पे नहीं है, यानी दुनिया में जब ये ऐसे ही पड़ा है तो ये नॉन लिविंग होता है, तो ये तब सेल थ्योरी को नहीं मानता। ठीक है, अच्छा, सेल थ्योरी किसने दी थी, तो 3 साइंटिस्ट, शील्डन, कौन कौन थे 3 साइंटिस्ट, शील्डन, स्क्वान और वर्चाओ। और खास बात वर्चाओ की क्या थी, वर्चाओ ने ये बोला था, क्या बोला था, ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला, ये बात वर्चाओ ने बोली थी। इसका मतलब क्या है, ओमनी मतलब पुराना, सेल्यूला मतलब सेल यानी कोशिका, पुरानी कोशिका किससे बनती है, ई मतलब नई कोशिका, उल्टा बोल दिया मैंने, नई कोशिका किससे बनती है, पुरानी कोशिका, यानी कि हर एक नई बनने वाली कोशिका कहीं ना कहीं किसी प्रीवियस ऑर्गेनिज्म से बनी है, यानी कि जैसे हम हैं तो अपने पेरेंट्स से बने हैं, वो अपने पेरेंट्स से बने हैं, वो अपने पेरेंट्स से बने हैं, यानी कि हर एक सेल का कोई ना कोई पेरेंट तो है ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, द मेन कंपोनेंट ऑफ सीएनजी इज, तो सीएनजी का मेन कंपोनेंट होता है स्टूडेंट्स मिथेन। क्या होता है, मिथेन, 95% तक सीएनजी में मिथेन होता है। अब सीएनजी की फुल फॉर्म क्या है, तो सीएनजी की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, कंप्रेस नेचुरल गैस बोलते हैं सीएनजी को। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मौत के कुएं में कुएं की दीवार पर मोटरसाइकिल चलाने का सिद्धांत किस पर आधारित है, ड्राइविंग अ मोटर बाइक ऑन द वॉल ऑफ द वेल इन द वेल ऑफ डेथ इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल। तो स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि जो बड़े बड़े सर्कस लगते हैं ना कुछ, उसमें एक इस तरीके से कुआं होता है, मौत का कुआं, और उसमें ना जो बाइक वाला होता है ना वो दीवारों के चारों तरफ ऐसे चक्कर काट रहा होता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो देखो वहां पे हो क्या रहा है, वहां पर बाइक वाला चाहता है कि वो इसी सर्कुलर पाथ में घूमता रहे, उसके ऊपर बाहर कोई बल ना लगे। तो जब सर्कुलर पाथ में ही घूमना होता है तो मैंने आपको कौन सा फोर्स बताया था, जब कोई चाहता है आप अंदर ही रहो तो उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल, यानी कि
अभिकेंद्री बल, ठीक है। और जब कोई बाहर की तरफ फेंक दे तो अपकेंद्री यानी सेंट्रीफ्यूगल, जिसमें मैंने मक्खन निकालना बताया और जिसमें मैंने आपको मशीन चलाना बताया, ठीक है, वॉशिंग मशीन, वही वाला। क्लियर है, याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित है? तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है स्टूडेंट्स? तो हमारे ब्रेन में होती है। ये हमारा कुछ इस तरीके से ब्रेन होता है। यहाँ पर है सेरिब्रम, ठीक है, फिर आता है मिड ब्रेन, ठीक है, फिर यहाँ पर इस तरीके से लटका हुआ मिलता है पिट्यूटरी का भाग यानी पीयूष ग्रंथि, ठीक है। यहीं पे हाइपोथैलेमस आ जाता है, यहीं पे सेरिबेलम आ जाता है, और ये नीचे जाने वाली कौन है? मेडुला ओब्लोंगेटा। क्या है ये? मेडुला ओब्लोंगेटा। और मेडुला ओब्लोंगेटा की एक ही खास बात जो आपको याद रखनी है वो क्या है? मेडुला ओब्लोंगेटा ही ब्रेन का वह भाग है जिससे नीचे फिर मेरु रज्जु निकलती है यानी स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, ठीक है। तो स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन के किस भाग से जुड़ी होती है? तो मेडुला ओब्लोंगेटा से जुड़ी होती है। क्लियर है। पीयूष ग्रंथि कहाँ होती है? तो आंसर लिखोगे आप, ब्रेन में होती है यानी मस्तिष्क में होती है, ठीक है। और पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है क्योंकि पीयूष ग्रंथि ही वह ग्रंथि है जो सारी की सारी ग्रंथियों को संभालती है, ठीक है, सारी ग्रंथियों को संभालती है। अगर पूछ लिया जाए मास्टर ऑफ मास्टर कौन है, यानी पीयूष ग्रंथि की भी मास्टर कौन है, तो हाइपोथैलेमस जो है स्टूडेंट्स, वह ग्रंथि मास्टर की भी मास्टर है यानी पीयूष ग्रंथि को भी संभालती है। यानी हाइपोथैलेमस पीयूष को संभालेगी और फिर पीयूष बाकी सबको संभालेंगे। जैसे कि मैं आप सबको पढ़ा रही हूँ तो मुझे भी कोई समझा रहा होगा या मैं भी किसी से कुछ ना कुछ सीखती होंगी, तो वो मेरा कौन हो जाएगा? मास्टर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मेरे पेरेंट्स जो हैं, ये मैं हूँ और ये आप हैं, ठीक है। तो मैं अगर आपकी मास्टर हूँ तो मेरे भी तो मास्टर हैं पेरेंट्स। तो ये क्या है? मास्टर ऑफ मास्टर ग्रंथि। तो हमारी बॉडी में मास्टर ऑफ मास्टर कौन है? हाइपोथैलेमस। और मास्टर कौन है? पिट्यूटरी यानी पीयूष ग्रंथि, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए। अम्ल एवं क्षार के विलयन विद्युत के साथ कैसे होते हैं? यानी एक सॉल्यूशन है जिसमें एसिड भी है और जिसमें बेस भी है, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे या नहीं करेंगे? तो जैसे ही एसिड और बेस को मिक्स किया जाता है ना, तो वो टूट जाते हैं। जैसे कि HCl टूट जाएगा H+ और Cl नेगेटिव में, और बेस टूट जाएगा NaOH Na+ OH नेगेटिव में। और जब सॉल्यूशन में आयन होंगे तो ये बिजली का अच्छा संवाहक होगा। तो अम्ल और क्षार के सॉल्यूशन हमारे लिए सुचालक होते हैं यानी कंडक्टर होते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फलों के मीठे स्वाद का कारण है, ठीक है। जो फल होते हैं वो मीठे क्यों होते हैं? क्योंकि फलों में शुगर होती है जिसे बोलते हैं फ्रक्टोज, ठीक है। इसीलिए जो फ्रूटी वगैरह होती है उनके अंदर भी शुगर कौन सी होती है? फ्रक्टोज होती है। क्लियर है, याद रहेगी ये बात, फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज एक क्या है? मोनोसेकेराइड है। और हमने 3 ही मोनोसेकेराइड पढ़े हैं, एक है ग्लूकोज, एक है फ्रक्टोज और एक है गैलेक्टोज, है ना। याद आया। ग्लूकोज जब ग्लूकोज से मिलकर मिलती है तो बनता है माल्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज मिलाकर बनाते हैं सुक्रोज। और ग्लूकोज और गैलेक्टोज मिला के बनाते हैं दूध की चीनी यानी लैक्टोज। दूध में कौन सी चीनी होती है? दूध में होती है लैक्टोज। दूध में कौन सा अम्ल होता है? लैक्टिक एसिड, ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। अच्छा, दूध से दही बनने में, दूध से एक नई चीज बता रही हूँ, दूध से जब दही बनता है तो उसमें कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा जीवाणु मदद करता है? तो आपको याद रखना है जो बैक्टीरिया, तो आपको याद रखना है कि जो बैक्टीरिया दूध से दही बनाता है उसे बोलते हैं स्टूडेंट्स लैक्टोबैसिलस। क्या बोलते हैं? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, ठीक है। तो लैक्टोबैसिलस वह बैक्टीरिया है जो कि दूध से दही बनने में मदद करता है। क्लियर है। इसीलिए आपने सुना होगा जब दूध से दही बनाना होता है तो हम थोड़ा सा उसमें जावन डालते हैं, यानी थोड़ा सा पुराना दही डालते हैं। क्यों? क्योंकि उस दही में यही बैक्टीरिया पड़ा होता है जो कि और आसानी से ग्रो करके दूध को दही में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। क्लियर है, आपको याद रहेगी ये बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास?
द रीज़न वाई अ नीडल फ्लोट्स इन वाटर, सुई का पानी में तैरने का कारण क्या है? तो पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है स्टूडेंट, इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल में आप लोगों को बताया हुआ है, ठीक है, हमारी शॉर्ट्स की वीडियो में। तो पानी का जो पृष्ठ तनाव होता है उसी की वजह से कोई जो सुई होती है या कोई भी हल्की सी चीज़, मच्छर पानी पे क्यों तैरते हैं? तो पृष्ठ तनाव की वजह से तैरते हैं, क्योंकि पानी जो है वो इकट्ठा रहने की कोशिश करता है और वो इकट्ठा रहने के चक्कर में पानी के मॉलिक्यूल एक लेयर जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं जिस पे कोई बारीक सी चीज़ आराम से बैठ पाती है, ठीक है, तो एक लेयर बन गई है। तो पृष्ठ तनाव क्या है? पृष्ठ तनाव वह कारण है जिसकी वजह से कोई मच्छर पानी पे चल पाता है या सुई पानी में तैर पाती है। क्लियर है? नेक्स्ट, खाने का सोडा है। ईटिंग सोडा क्या होता है? ईटिंग सोडा होता है हमारा बेकिंग सोडा, ठीक है, बेकिंग सोडा को ही ईटिंग सोडा या खाने का सोडा कहते हैं, जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। इसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी के साथ एक और चीज़ जानिए, धोना सोडा क्या होता है स्टूडेंट्स? धोना सोडा यानी वॉशिंग सोडा क्या होता है? तो वॉशिंग सोडा होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है, इसे बोलते हैं वॉशिंग सोडा यानी धोना सोडा, जिससे कि डिटर्जेंट वगैरह बनते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 51। देखिए क्या है, किसी वस्तु पर यदि कुल बल शून्य है तो उसका त्वरण क्या होगा? इफ द टोटल फोर्स एन ऑब्जेक्ट इज 0, व्हाट विल बी एक्सेलरेशन? सिंपल सी चीज है, मान लीजिए डब्बा पड़ा है, इसको मैं धक्का लगा रही हूँ 10 न्यूटन से और यहाँ से कोई और धक्का लगा रहा है 10 न्यूटन से, तो क्या ये डब्बा हिलेगा? नहीं हिलेगा, क्योंकि इस पे कुल बल क्या है? 0 है। अगर मान लो यहाँ से भी कोई लगाने लगे 10 न्यूटन से तो डब्बा नीचे जाएगा। अब क्यों? क्योंकि अब टोटल फोर्स 0 नहीं है। लेकिन मान लो यहाँ से भी कोई बल लगाने लगे 10 न्यूटन का, अब क्या हो जाएगा? ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो बल 0। तो जब जब बल इक्वल होगा तब एक्सेलरेशन शून्य होगी, यानी 0 होगी, क्योंकि जब बल की वजह से मूवमेंट ही नहीं हो रहा तो एक्सेलरेशन कहाँ से होगी? क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, थोड़ा बड़ा है, देखते हैं। यदि एक वस्तु बिंदु P से 7 मीटर त्रिज्या के अद्वितीय पथ पर चलकर P से ठीक विपरीत स्थिति पे Q बिंदु तक पहुंचे तो वस्तु द्वारा किया गया विस्थापन परिमाण क्या होगा? समझिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है आपके पास एक क्या है, ऐसा सर्कल है, ठीक है, ये पॉइंट है P और ये पॉइंट है Q, ठीक है। ये जो सर्कल है इसका रेडियस यानी ये कितना है? 7 मीटर। तो ये भी कितना होगा? 7 मीटर। सही बात है, त्रिज्या मतलब रेडियस। अब पूछा है कि P से Q पे जाने में विस्थापन क्या होगा? तो देखो यहाँ पे मैं आपको दो बातें बताती हूँ। विस्थापन क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखो आप दो रास्तों से जा सकते हो। कौन कौन से रास्ते हैं जरा देखें। एक तो रास्ता है ये वाला, ठीक है, पहला रास्ता, और एक रास्ता है ये वाला, दूसरा रास्ता। लेकिन क्लियरली दिख रहा है कि ये रास्ता छोटा है, पहला रास्ता छोटा है, तो भाई डिस्प्लेसमेंट सीधे सीधे निकलेगी। ये कितना है? 7, और ये भी कितना है? 7, तो विस्थापन आ गया 14 मीटर। लेकिन अगर कोई आपको कह देता कि दूरी बताओ, ठीक है, दूरी बताओ यानी डिस्टेंस बताओ, तो आप क्या करते? देखे क्या करते, आइए देखो। ये हमारे पास सर्कल का आधा स्फीयर है, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, तो आधे का क्या होगा? 2 से 2 कट गया, πr हो जाएगा, ठीक है। पाई कितना होता है? 22/7, और r कितना है? 7, तो आ गया 22 मीटर। अब देखो एक और से तरीका बताती हूँ। ये वाली चीज आई हमारी 22 मीटर, लेकिन ये आई थी 14 मीटर। बताओ 22 बड़ा या 14? 22 बड़ा। और बड़ा रास्ता क्या होता है? बड़ा रास्ता होता है दूरी, और छोटा रास्ता क्या होगा? विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको बहुत करवाए हैं जब मैंने आपको दूरी और विस्थापन की वीडियो में क्लियर समझाया था, ठीक है, मोशन चैप्टर में। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन आप लोग प्लीज खुद से भी ट्राई करिएगा, और इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग उस वीडियो से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त हो जाती है? Which physical quantity is obtained in the ratio of momentum and velocity of matter? देखो मोमेंटम क्या होता है? P से लिखते हैं, और ये होता है mv, और वेलोसिटी क्या होती है? v। इन्होंने क्या बोला है? संवेग और वेग का अनुपात यानी p/v, तो mv/v क्या बचेगा? m बचेगा। और इन्होंने यही तो पूछा था कि जब
संवेग और वेलोसिटी का रेशियो निकालें तो क्या मिलता है हमें? तो आप बोलोगे मास मिलता है, यानी द्रव्यमान मिलता है। क्लियर है? बहुत सिंपल सी चीज थी, ठीक है, बहुत ही सिंपल थी। इसके अलावा आप एक और चीज याद रख सकते हो कि p²/2m किसका फॉर्मूला होता है? काइनेटिक एनर्जी का होता है। और मोमेंटम हमेशा क्या रहता है? मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है, यानी कि संरक्षित रहता है। क्लियर है? काइनेटिक एनर्जी क्या थी स्टूडेंट्स? गतिज एनर्जी, जो कि ½ mv² के बराबर होती है। ठीक है, किसी भी चीज के चलने की वजह से, किसी भी चीज में जो गति है उसकी वजह से जो उसमें ऊर्जा होती है उसे काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि कोई कण या कणों का विकास किसी निश्चित अक्ष के चारों ओर घूर्णन करे तो वह कौन सी गति कहलाती है? इफ द ग्रोथ ऑफ अ पार्टिकल एंड द पार्टिकल्स रोटेट अराउंड अ सर्टेन एक्सिस देन द मोशन कॉल्ड। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, घुमा चढ़ा के बोल देते हैं। सिंपल सी है, एक चीज जो है वो घूर्णी गति कर रहा है, यानी चारों तरफ घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, घूमता जा रहा है, तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा घूर्णन गति। ठीक है, जब उसने क्लियरली बोल दिया है कि आप क्या कर रहे हो, आप घूर्णन कर रहे हो, तो गति भी तो घूर्णन गति कहलाएगी। ठीक है, जब आप कह दे कोई सीधा चल रहे हो आप, तो आपका ये रेक्टिलिनियर मोशन होता है ना। अगर कोई आपको बोल दे कि आप ऐसे थे फिर आप यहाँ गए, मतलब आप ऐसे जाके फिर ऐसे जाके फिर यहाँ आ रहे हो, फिर ऐसे जाके ऐसे जाके फिर यहाँ आ रहे हो, तो आप सीधी सी बात बोलोगे कि आप कौन सी गति कर रहे हो? आप पीरियोडिक मोशन कर रहे हो, यानी दोलन गति कर रहे हो। ठीक है, और जब आपको क्लियरली बोल ही दिया कि आप घूर्णन गति कर रहे हो, घूर्णन कर रहे हो, तो आंसर घूर्णन गति आ ही जाएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। और एक बात मैंने आपको फिर से क्लियर कर देती हूँ कि जिस क्वेश्चन में आपको डाउट आए वो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं वो क्वेश्चन आपको रिपीट मोशन पे दोबारा करवा दूंगी। ठीक है, हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है? हाउ इज द एनर्जी ऑफ विंड? तो हवाओं की ऊर्जा कैसी होती है स्टूडेंट्स? तो हवाएं जो हैं वो हमेशा चलती रहती हैं, यानी वह हमेशा किस में होती हैं? गति में होती है। और जब कोई चीज गति में हो तो उसमें कौन सी ऊर्जा? गतिज ऊर्जा। तो हवाओं की ऊर्जा हमेशा काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, अभी अभी बात की थी हमने। क्लियर? नेक्स्ट, श्वेत रक्त कणिकाओं का निर्माण कहाँ होता है? वेयर आर व्हाइट ब्लड सेल फॉर्म? तो व्हाइट ब्लड सेल हो, आरबीसी हो या बिंबाणु यानी प्लेटलेट्स हो, ये सभी बोन मैरो में बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं? बोन मैरो में बनते हैं, यानी अस्थि मज्जा में बनते हैं। ठीक है, बच्चे में कहाँ बनते हैं? तो बच्चे में ये यकृत में बनते हैं, क्योंकि बच्चे में अस्थि मज्जा नहीं होता, छोटी छोटी हड्डियां होती है, तो बच्चे में लीवर में बनते हैं। कहाँ मरते हैं ये सारे जाके? तो ये सारे जाके मरते हैं प्लीहा यानी स्प्लीन में, जिसे कि कब्रिस्तान भी कहा जाता है। और एक और चीज, स्प्लीन को ब्लड बैंक भी कहा जाता है। ठीक है, अब क्यों ब्लड बैंक कहा जाता है वो मत सोचिएगा, क्योंकि उसकी डिटेल कुछ है नहीं, क्योंकि यहाँ पे कोई ब्लड तो मिलता नहीं है, लेकिन यस यहाँ पे सब जाके मरते हैं, लेकिन फिर भी इसे क्या कहते हैं? ब्लड बैंक कहते हैं। क्लियर है? याद रहेगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लार किसके पाचन में सहयोग करता है? सलाइवा हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ। तो सलाइवा के अंदर स्टूडेंट्स, लार के अंदर क्या होता है? लार के अंदर होता है टाइलिन नाम का एंजाइम। कौन सा एंजाइम? टाइलिन, जिसे एक और नाम से जाना जाता है जो कि है सेलिवरी अमाइलेज। ठीक है, और ये करता क्या है? तो ये करता है स्टार्च का पाचन। जो हमारे खाने में स्टार्च होता है उसका पाचन करता है सेलिवरी अमाइलेज। उसके बाद पेट में होता है पेप्सिन। ठीक है, वो किसका पाचन करता है? प्रोटीन का पाचन करता है। उसके बाद बाइल जूस क्या करता है? पित्तरस क्या करता है? जो कि हमारे लीवर में बनता है और गोल ब्लैडर में यानी पित्ताशय में स्टोर होता है। ये क्या करता है? तो ये फैट का अमलसीकरण करता है, यानी कि फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, और फिर पेनक्रियाज और इंटेस्टाइन के जो हार्मोन है वो पूरी तरीके से खाने को पचा देते हैं। खाने का पाचन शुरू कहाँ होता है? तो मुंह में, यानी मुख गुहा में शुरू होता है, और खत्म कहाँ होता है? तो छोटी आंत में होता है खत्म। ठीक है, पानी का अवशोषण कहाँ होता है? पानी का अवशोषण होता है बड़ी आंत में। ठीक है, खाने का अवशोषण कहाँ पर होता है? तो जहाँ पर पाचन खत्म हुआ था वहीं पर खाने का अवशोषण होता है, जो कि है छोटी आंत। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। देखिए क्या है, न्यूटन के सिद्धांत पर रॉकेट कार्य करता है। यानी कि रॉकेट कौन से सिद्धांत पर कार्य करता है? तो न्यूटन का जो तीसरा लॉ है, थर्ड लॉ है, यानी कि क्रिया प्रतिक्रिया का लॉ, यानी कि जो बल आप लगाओगे उसी के अपोजिट आपको उतना ही बल मिलेगा, उस लॉ पर काम करता है न्यूटन का
रॉकेट, ठीक है। यानी कि जो रॉकेट है इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, जब वो उड़ता है तो वो पीछे बहुत सारी आग निकालता है। वो आग ज़मीन पर इतना बल लगाती है कि ज़मीन रॉकेट पे बल लगाती है और रॉकेट ऊपर चला जाता है, ठीक है। तो जो उसने बल नीचे लगाया उतना ही बल उसके ऊपर लगा और वो ऊपर उड़ जाता है। इसे बोलते हैं थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन। क्लियर है, याद रहेगी। फर्स्ट लॉ ऑफ न्यूटन हमें क्या बताता था, बल की परिभाषा, फोर्स की परिभाषा। दूसरा लॉ हमें क्या बताता था, बल का सूत्र यानी फॉर्मूला। क्लियर है। पहले लॉ को हम इनर्शिया का लॉ भी कहते थे, दूसरे लॉ को हम रियलिटी लॉ कहते थे यानी वास्तविकता का नियम कहते थे। क्लियर है। चलिए, पहला लॉ हमें वैसे गैलीलियो ने दिया था, इसीलिए उसे गैलीलियो का नियम भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत सारी चीजें रिवाइज करवाती चल रही हूँ। मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि है, तो ये मैंने पहले ही बता दिया, पीयूष ग्रंथि मनुष्य की सबसे छोटी ग्रंथि है। और पीयूष ऑप्शन में ना हो तो पीनियल यानी कि मनुष्य की तीसरी आंख जो है वो मनुष्य की तीसरी सबसे छोटी ग्रंथि कहलाएगी, ठीक है, जो कि हमारे हेड के बीचों बीच होती है। जहाँ पे हम तीसरी आंख मानते हैं तो यहाँ पे बीचों बीच होती है। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यदि किसी वस्तु को ऊंचाई पर ले जाया जाता है तो उसकी संभावित ऊर्जा का क्या होता है। उसकी संभावित नहीं आएगा यहाँ पे, उसकी स्थितिज ऊर्जा आएगा, ठीक है, स्थितिज। तो क्या बोल रहे हैं, इफ एन ऑब्जेक्ट इज टेकन टू अ हाइट व्हाट हैपन टू इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो, जितनी ज्यादा ऊंचाई होती है उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh। तो जितनी ज्यादा ऊंचाई उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। टंकी में रखे पानी में कौन सी ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी। बंद पंखा जो कि दीवार पे टंगा हुआ है उसमें कौन सी एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो पंखा चलने लगे तो कौन सी होती है, तो आप बोलोगे उसमें पोटेंशियल भी है और काइनेटिक भी है, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा, यानी कि मैकेनिकल एनर्जी। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीभ के सबसे पिछले भाग में किस प्रकार के स्वाद का अनुभव होता है। तो भाई, ये जो हमारी जीभ होती है इसमें सबसे आगे यहाँ पर होता है मिठास यानी स्वीट, ठीक है। फिर आता है ये वाला हिस्सा, तो यहाँ पर होता है सोल्टी यानी नमकीन का, ठीक है। फिर आता है ये वाला हिस्सा, यहाँ पर होता है फोर यानी खट्टे का एहसास। और पीछे वाला भाग यानी ये वाला भाग जो है यहाँ पर होता है कड़वे का एहसास यानी बिटर। और बीच में कोई टेस्ट नहीं होता। क्लियर है। तो जीभ में सबसे आगे क्या है, स्वीट, फिर सॉल्टी, फिर फोर, फिर बिटर यानी कड़वा। याद रहेगी ये बात। क्या होती हैं इधर, टेस्ट बड होते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी वस्तु का वेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा का क्या होगा। देखो, गतिज ऊर्जा क्या होती है, काइनेटिक एनर्जी, किसके बराबर होती है, हाफ mv² के। अगर हमने वेग ये v डबल कर दिया, ठीक है, यानी कि पहले v था, अब क्या कर दिया मैंने, हाफ को हाफ रखो, m को m रखो, अब मैंने इसको 2v का स्क्वायर कर दिया, डबल कर दिया, तो आंसर क्या आ जाएगा, हाफ का हाफ पड़ा है, m का m पड़ा है, 2 2 जा 4v²। तो देखो, हाफ mv² तो पहले था ही, अब 4 भी आ गया, मतलब 4 गुना हो गई। तो जब जब वेग डबल होगा तब तब काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 4 गुना हो जाएगी। अगर क्वेश्चन बोल देते कि अगर हम मास को 2 गुना कर दे तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो मास 2 गुना करने पे काइनेटिक एनर्जी भी 2 गुनी होगी, ठीक है, क्योंकि मास का स्क्वायर नहीं है, वेलोसिटी का स्क्वायर है। क्लियर है। चलिए, अच्छा, अगर क्वेश्चन होता कि वेलोसिटी को तिगुना कर दिया जाए तो क्या होती, तो 9 टाइम्स हो जाती। क्यों, क्योंकि 3v का स्क्वायर हो जाता 9v², तो 9 गुना हो जाती, ठीक है। 4 टाइम कर देते तो 16 टाइम्स हो जाती। क्लियर है, स्क्वायर करना है सीधे सीधे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, बस खत्म करेंगे फिर हम। क्वेश्चन क्या है 63, एक स्थैतिक अवस्था के कारण किसी वस्तु के पास मौजूद ऊर्जा को क्या कहते हैं। यानी अगर कोई बॉडी रेस्ट पोजीशन में है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, तो रेस्ट की वजह से, देखो गति की वजह से क्या थी, काइनेटिक यानी गतिज ऊर्जा, तो रेस्ट की वजह से होगी पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। कोई बॉडी जब रुकी हुई होती है तो उसमें पोटेंशियल ऊर्जा होती है। क्लियर है, ठीक है। टंकी में पड़े पानी में क्या है, स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख की पेशियां श्रवण तथा प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कौन करता है। यानी कि हमारी जो आंखों की मसल्स हैं या हमारे ईयर के सिग्नल्स हैं, इन सबको कौन कंट्रोल करता है, तो इन सबको कंट्रोल करता है हमारा मिड ब्रेन यानी कि हमारा
मध्य मस्तिष्क कंट्रोल करता है। क्लियर है? चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, फिर क्लास हम खत्म करेंगे। क्वेश्चन नंबर 65 क्या है देखिए। क्वेश्चन नंबर 65 है, पानी का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? यानी कि वाटर से जब वेपर बन जाते हैं तो उसे क्या कहलाते हैं? चलो ऐसा करो, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रखते हैं। आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि पानी से वेपर का जो कन्वर्जन होता है वो क्या कहलाता है। क्लियर है? चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पे ख़त्म करेंगे। आई होप आप लोगों को क्लास यूजफुल लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। बाय बाय।